हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा ग्रेविटेशन का जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप स्पीड का डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ से देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कल हम लोगों ने किया था, माइनस जी एम एम ओवर आर। यहाँ कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम पार्टिकल है, जो कि हम यहाँ से इनिशियल पॉइंट ए से, ए और बी ले रहे हैं पॉइंट। अर्थ के सरफेस पर एक पॉइंट ए ले लिया, हाइट पर बी ले रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला आपको मालूम है, माइनस जी एम एम अपान आर होगा। कल हम लोगों ने ड्राइव किया था इसको। तो अगर एच हाइट पर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप कैपिटल आर की जगह आर प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर यूज कर रहे थे कल आप। तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपान आर प्लस एच होगी। तो अर्थ के सरफेस पर और एच हाइट पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो फाइनल में यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस डाल दें। इनिशियल में इसका ये नेगेटिव है और एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें जी एम एम अपान को कॉमन ले लें, ये पॉजिटिव टर्म है, पहले लिख दिया है 1 अपान आर माइनस 1 अपान आर प्लस एच। इसका एलसीएम ले लें और आपको मालूम है कि जो जी एम है उसकी जगह हम जी आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो जीएम की जगह, कैपिटल जीएम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर पुटअप करें। यहाँ पर ये आर जो है एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर का। ठीक, और इस आर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे। तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला बन गया एम जी एच अपान 1 प्लस एच ओवर आर। ठीक, ये फार्मूला आप जरूर लर्न रखें, कई कैलकुलेशन में और आगे हम न्यूमेरिकल डालेंगे उसमें देखेंगे ये फार्मूला काम आता है। ठीक, इसी को यहाँ पर ध्यान देना। अगर h लेस देन r है, इसका मतलब कम हाइट के लिए, तो h अपान r को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो 1 या 2 किलोमीटर भी होगा ना तो ये बहुत कम क्वांटिटी आएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला mgh बन गया, जो कि आप वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में इसको यूज करते थे। यहाँ पर जो आप फार्मूला यूज करते हैं mgh का, ये फाइनल माइनस इनिशियल, एक पॉइंट अर्थ के सरफेस पर और एक एच हाइट पर है, इनमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। हम अगर अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाएगी, तब एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाएगी। यानी कि वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में आप अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, तब आपका फार्मूला mgh बनता है। अब हमने जो ये नेक्स्ट आर्टिकल लिया है, इसमें मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल है। आपने सेम आर्टिकल में अर्थ के सरफेस से एक पॉइंट ए लिया, इसमें v वेलोसिटी से, ये vi मतलब इनिशियल है, v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। ये h हाइट पर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास ले लिया है, स्मॉल एम पार्टिकल का। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी v, द हाइट अटेंड बाय द बॉडी इज h। h हाइट आपको दी गई है यहाँ पर। तो देन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। यहाँ पर जो है वो काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहेगा। इसको आपने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में यूज भी किया है। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी बी पर जीरो होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है पार्टिकल की। ए पर हमने स्पीड को v लिया है, इसलिए यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए पर जी एम एम बाई आर। फाइनल में जो है वो काइनेटिक जीरो होगी और पोटेंशियल माइनस जी एम एम अपान आर प्लस एच हो गया। अब आप इसको जो है वो लेफ्ट में लिए आए, तो ये वाला जो कैलकुलेशन है डिफरेंस वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। जी एम एम अपान आर माइनस जी एम एम अपान आर प्लस एच, ये सेम क्वांटिटी है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, एम जी एच अपान 1 प्लस एच ओवर आर। ठीक, वहां पर निकाल चुके हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल करें, स्मॉल एम क्वांटिटी को कट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एच हाइट का फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को भी आपको लर्न रखना है। ठीक, इस फार्मूले को ध्यान से देखें। अगर हम इसमें डिनोमिनेटर में v स्क्वायर की जगह √2gr डाल दें तो ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जिससे कि हाइट इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी को हम एस्केप स्पीड
बोलते हैं अगर v इज इक्वल टू √2gr डालते हैं, ये वैल्यू आती है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ पर g की वैल्यू 9.8 डालेंगे और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर लेंगे। मून वगैरह के लिए लेंगे तो इसमें g और r दोनों चेंज हो जाएंगे, उसकी वैल्यू एस्केप स्पीड की अलग आएगी। तो v इज इक्वल टू √2gr डालेंगे तो h इनफाइनाइट आएगा इस फार्मूले से, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक। इसी को हम एस्केप स्पीड कहते हैं और इसी का डेरिवेशन हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे, इसी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। और ध्यान देना, हम कितनी स्पीड से इसको फेंकें कि जो कि हाइट है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाए। इसका मतलब इफ h इज इक्वल टू r, तो h की जगह आप कैपिटल R को रख दें, क्रॉस मल्टी r यहाँ से कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू √2gr आएगा। अगर हम g और r की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल है। अब हम इसके बाद जो है वो आर्टिकल लेते हैं जिसमें कि हम आपको कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, तो आपने हेडिंग डाल दी होगी, हेडिंग डालें एस्केप स्पीड। लिखिए द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट मे escape फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ ग्रेविटी इज नोन एज एस्केप स्पीड। यानी इतनी स्पीड दे दें कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाए, ठीक है। तो हमने ये अर्थ को बनाया है, अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को ve वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। e जो है वो एस्केप की वजह से लगाया है। फाइनली ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया, इनफाइनाइट पर इसकी काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ली है, ठीक। यानी कि जस्ट हम इतनी स्पीड दें कि ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। तो फिर इसमें वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे जैसा हमने अभी लगाया था। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने ये पॉइंट ए ले लिया सरफेस पर, पोटेंशियल एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी ए पर और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर और काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर -gm/r होती है प्लस काइनेटिक ½ mv² होगी और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जीरो। तो यहाँ पर ध्यान दें, स्मॉल m कैंसिल हो गया और एस्केप स्पीड का आपका फार्मूला बन गया √2gm/r। ये भी फार्मूला लर्न रखें और gm की जगह पर अगर हम gr² डाल दें तो यहाँ पर ये r कैंसिल होके ये स्पीड √2gr बन जाएगी, जो कि आपने अभी आर्टिकल में इसके पहले की है। अगर इसमें g की वैल्यू हम अर्थ के लिए 9.8 होती है डालेंगे और रेडियस अर्थ की जो है 6.4 × 10⁶ मीटर, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, जिसको हमने डायरेक्ट 11.3 किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया है। अब आप नीचे पॉइंट और इसके नोट करें, ठीक। ये वैल्यू आ गई आपकी अर्थ के लिए, ठीक। इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी यहाँ पर। तो नीचे पॉइंट्स लिखना शुरू करें, लिखें फर्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी टू प्रोजेक्ट इट विद एस्केप स्पीड, टू प्रोजेक्ट इट विद एस्केप स्पीड is called escape energy, is called escape energy। तो escape energy का फार्मूला क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, लिखें escape energy। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv², ठीक। ve की वैल्यू पुटअप कर दें, अभी जो आपने निकाली है कितनी थी, √2gm/r, ठीक। तो ½ 2 से ये कैंसिल हो गया तो gmm/r बन गया, gmm/r। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। वैसे भी आप मल्टीप्लाई ½ mv² निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी आपकी। ये हमने जो फार्मूला ड्राइव किया है अभी आपको, वो एस्केप स्पीड का था और 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्केप स्पीड का डेरिवेशन आप जरूर तैयार रखें, कहीं कहीं पर एस्केप वेलोसिटी लिख दिया है, कहीं एस्केप स्पीड लिखा है।
तो इस फार्मूले में जो है, अगर आप ऑर्बिटल, एक हम डेरिवेशन और करेंगे इसके बाद, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। उसमें क्या है कि सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं प्लेनेट के चारों तरफ, उनकी स्पीड है। तो वो कुछ एजम्पशन के साथ है। फिलहाल आप पॉइंट में नोट कर लें, ऑर्बिटल स्पीड जो आती है वो √g_r है। हमने ओ लिख दिया यहाँ पर, ऑर्बिटल स्पीड लिख देना आप। देखो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, इसके बाद ड्राइव करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू √g_r। लेकिन ये जो फार्मूला √g_r जो आता है वो h लेस देन r के लिए आता है, ये ध्यान रखना। इसमें एजम्पशन है, यानी ये फार्मूला एग्जैक्ट नहीं है। एस्केप वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला आपका एग्जैक्ट है, उसमें कोई एजम्पशन नहीं है। ठीक, तो क्या रिलेशन बना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है 11th का। एस्केप स्पीड कितना है, √2gr। इसका √2 अलग कर लीजिए और √gr की जगह v0 डाल दो। इसका मतलब एस्केप स्पीड जो है वो ऑर्बिटल स्पीड की √2 टाइम्स होती है। ये फार्मूला करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है ना, रिलेशन बन गया किसका, एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें, परसेंटेज इंक्रीज इन द ऑर्बिटल वेलोसिटी so that percentage increase in the orbital velocity so that it may escape from the earth atmosphere. It may escape from the earth atmosphere. तो ऑर्बिटल स्पीड v0 है, एस्केप स्पीड ve है। कौन सी ज्यादा है, एस्केप वाली ज्यादा है। ठीक, परसेंटेज निकालेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये है बहुत जनरल क्वेश्चन है 11th में, ध्यान रखना। ve तो √2gr है, नहीं, ये √2 - 1 इंटू 100, ये 1.414 होता है, -1 इंटू 100, और 1 आप माइनस कर देंगे तो 41.4%। लर्न रखना है, और लगभग सभी पेपर में पूछते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 42% अगर ऑर्बिटल स्पीड को इंक्रीज कर दें तो वो एस्केप आउट हो जाएगा। एग्जैक्ट 41.4 है, जिसे कि 42 भी लिख देते हैं। यानी 42% अगर स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड को इंक्रीज बढ़ा दें तो वो एस्केप आउट कर जाएगा अर्थ एटमॉस्फेयर से। आपने जो ये अभी फार्मूला लिखा है एस्केप स्पीड का, √2gm/r। ठीक, इसमें मास की जगह आप लिख सकते हैं 4/3πr³ इंटू डेंसिटी, लिख सकते हैं ना। ठीक, तो उस फॉर्म में भी फार्मूला ध्यान रखना, 4/3πr³ रो। डाल दें वैल्यू, यहां पर क्या बनेगी, यहां पर मास की जगह तो 4 2 8 हो जाएगा, 8/3π, r ए कैंसिल होके r² हो जाएगा, कैपिटल G और रो। r² को बाहर ले सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ध्यान रखना, कभी कभी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। 8 में से 2 बाहर ले सकते हैं। लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी, ये लिख लिया 42%। द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड, मास की जगह आप वैसे भी कहीं भी लिख सकते हैं 4/3πr³ रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये है कि फॉर्म लिखी होती है तो थोड़ा रिमाइंड रहती है। लिखिए, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। यहां ध्यान देना, जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास फार्मूले में नहीं आता है। इसका मतलब प्लेनेट का मास आएगा जिससे आप बॉडी को प्रोजेक्ट
कर रहे हैं। वहां तो √2gm/r में मास ये किसका है, प्लेनेट का है। बॉडी का मास से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? क्यों आ ही नहीं रहा, स्मॉल m है ही नहीं यहाँ पर है, समझ गए ना। और एंगल नहीं है, इसका मतलब किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करें आंसर सेम आएगा। जैसे कहीं ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दे कि 30 डिग्री 60 डिग्री पर, तो उससे कुछ नहीं मतलब है, फार्मूला यही चलेगा। तो क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, escape speed of body will be different for different planet. Escape speed of a body will be different for different planet, क्योंकि सब पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग है, ठीक है ना, रेडियस अलग है, तो एस्केप स्पीड का फार्मूला भी सब जगह अलग अलग आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, हाँ, स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट, अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग फार्मूला लिखा। लिखा इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी, इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट, इफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द surface of planet is greater than escape speed, is greater than escape speed। अगर escape speed से ज्यादा वेलोसिटी से फेंक देंगे तो क्या होगा, उसकी इंफिनिटी पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल तो जीरो होगी इंफिनिटी पर, लेते हैं, ठीक। तो जरा कंजर्वेशन बताएं क्या बनेगा, हाफ mv1 या escape स्पीड से ज्यादा फेंका है, ध्यान दें, यानी कि हमारा जो v1 है वो ग्रेटर देन ve है। आप समझ गए ना बात, यानी जिस स्पीड से फेंक रहे थे ये वाला, इससे ज्यादा स्पीड को प्रोजेक्टेड करोगे, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी पोटेंशियल, कोई फार्मूला -gmm/r, ये अर्थ के सरफेस पर काइनेटिक है, ये अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल है। अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हाफ mv2 ले लें। नहीं, हमने यहां पर दिया तो है, अब की बार ज्यादा वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, जो 11.3 आ रही है इससे जो आती है उससे ज्यादा स्पीड दे दो, तो फिर इन्फिनिटी पे जीरो कहां होगी, फिर रहेगी कुछ। आप जब 11.3 देंगे तब हाँ, तब इन्फिनिटी पर जीरो है, ठीक है ना। तो इसमें से जरा थोड़ा सॉल्व किया जाए, स्मॉल m को कट करें, v1 माइनस ये 2gm/r क्या है मालूम है, क्या था, ये √2gm/r, ये ve था, इसका स्क्वायर है। देखिए कितना शॉर्ट फार्मूला बन गया, v2 स्क्वायर। इससे आप अगर v1 से ज्यादा फेंकते हैं तो सीधे यहाँ फार्मूला में वैल्यू डालकर आप v2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाला, इसमें कुछ फर्क नहीं है, इसमें ये जो फार्मूला है ना, इसमें मास की जगह 4/3πr³ रो लिख दिया और कुछ नहीं किया, इसमें डाल दो वैल्यू यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 ये हो गया, r³ था, r से कट होके r² आ गया, g आ गया और रो आ गया। और आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, r कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। ये तो जस्ट ये है कि कहीं तुम्हें अगर किसी ने फार्मूला दे दिया तो तुम्हें मालूम रहे कि हाँ भाई है, ठीक है ना, कि ये भी इसके दोनों फार्मूले एक ही हैं, ठीक है ना। कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, तुमको दे दिया इसके स्पीड का फार्मूला ही है, तुमको पता नहीं कहाँ से आ गया ये, तो कम से कम मालूम तो रहेगी, इससे इसमें कन्वर्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मास की जगह लिख दो ना 4/3πr³ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, ये इस स्पीड से जो बॉडी जो है, जो आपने ये v2 निकाली है, ये फिर ये इंटरस्टेलर स्पेस में या स्पेस में इस स्पीड से मूव करेगी बॉडी, समझ गए ना, v2 आ जाएगा आपका, ठीक। आपने ये जो फार्मूला निकाला है ve² = 2gr, इसमें 2r क्या होगा, डायमीटर होगा ना, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जरा यहाँ पर v² = क्योंकि ve है √2gr है ना,
तो वी स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख दें जरा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डायमीटर ऑफ अर्थ या डायमीटर ऑफ प्लेनेट लिख दो जरा नेक्स्ट पॉइंट में। वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मल्टीप्लाई करके लिख दो डायमीटर ऑफ प्लेनेट, डायमीटर ऑफ प्लेनेट। इसमें एस्केप स्पीड में एक बहुत कॉमन चीज पूछी जाती है कि जो मून है उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसका कॉज पूछते हैं। लिखिए, हेडिंग डालें, absence of atmosphere around the moon, absence of atmosphere around the moon। मून की जो रेडियस है वो 1.74, मून की रेडियस 1.74 इंटू, लिखिए रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁶ मीटर and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी g की वैल्यू वहां पर 1.63 मीटर पर सेकेंड। तो एस्केप स्पीड आपकी हो जाएगी √2gr, इसमें वैल्यू पुटअप कर दी जाएगी। ये आ रही है आपकी, हम डायरेक्ट वैल्यू नोट कर रहे हैं एस्केप स्पीड की 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर आती है 11.3, ये मून के लिए आती है। ठीक, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज स्पीड होती है, आगे हमारे यहाँ एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें एक फार्मूला है, उससे निकाला जाता है वो। ठीक, तो वो जो स्पीड आती है वो स्पीड इससे ज्यादा होती है। तो मून में जो एटमॉस्फेयर था, जो गैसेस थी, वो धीरे धीरे करके स्केप आउट हो गई। तो नीचे हम यहाँ पर लिख दें, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख देना वेलोसिटी का ये फार्मूला है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। 3RT/m, यहाँ T टेम्परेचर है और m मॉलिक्यूलर वेट है और R गैस कांस्टेंट है। R रेडियस नहीं है, ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट। PV = RT वाला है, √3RT, ये V RMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिलहाल आप ऐसे नोट कर दें ब्रैकेट में। तो क्या लिखा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन escape speed, is greater than escape speed, so gas molecules cannot stay at moon। हाँ, the average velocity of gas molecules is greater than escape speed, जो कि आपने अभी कैलकुलेट की है 2.38। so gas molecules cannot stay at moon, hence there is no atmosphere around the moon, hence there is no atmosphere around the moon। बिल्कुल इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अर्थ में हाइड्रोजन गैस इस समय बहुत कम मिलती है। पहले हाइड्रोजन गैस थी, तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम इस फार्मूले से वेलोसिटी निकालें √3RT/m, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट पड़ेगा ना उसका, तो वो 11.3 से ज्यादा आती है। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके स्केप आउट हो गए। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछें, एक ही आंसर है कि ये वाला फार्मूला लिख दें और लिख दें उसमें कि इसकी स्पीड हमारी स्केप स्पीड से ज्यादा है, इसलिए गैस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आप समझ गए ना? तो हाइड्रोजन का भी आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब हम जो है वो जो हमने आपको ये थ्योरी कराई है, इसके बाद हम आपको सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड और उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो आप हेडिंग डालें सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको मालूम है कि जैसे मून जो है वो एक तरह से अर्थ का सैटेलाइट है, और जो अर्थ है
वो सन का सैटेलाइट है, क्योंकि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो लिखें ए सैटेलाइट इज ए बॉडी, ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली in an orbit around a comparatively much larger body. A satellite is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body. For example, Earth is a satellite of Sun and Moon is a satellite of Earth. अब हम सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है उसकी पहले ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे। ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसलिए ऑर्बिटल स्पीड, आप हेडिंग डालें ऑर्बिटल स्पीड और नीचे लिखें इट इज द मिनिमम स्पीड, इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हम अर्थ के लिए ये निकाल रहे हैं, आप किसी भी प्लेनेट के लिए इसको लगा सकते हैं। इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये अर्थ को बना लिया और इसके बाहर ये सैटेलाइट जो है आपका मूव कर रहा है। अर्थ की रेडियस r ले ली, उसका मास m ले लिया, सैटेलाइट का मास स्मॉल m, पर्टिकुलर डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मोशन ले लिया है और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक सरफेस से h ले रहे हैं। ठीक, तो नेचुरल है कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हम जो ऑर्बिटल स्पीड होती है इसको v नॉट से शो कर देते हैं। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, नोट करें मास ऑफ अर्थ, v नॉट ऑर्बिटल स्पीड है या ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लें, स्मॉल m मास है सैटेलाइट का, मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक, और स्मॉल r जो है वो h प्लस r होगा, जैसा कि अभी तक आपने डेरिवेशन में लिया है। ठीक, अर्थ का हम re लगा सकते हैं, मास को me लिख सकते हैं। तो नीचे नोट करें द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट is being provided by gravitational force. The necessary centripetal force to the satellite is being provided by gravitational force exerted by the earth to the satellite. यानी जो अर्थ जो है वो सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा वो इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है mv²/r होता है। स्मॉल r लिखना क्योंकि टोटल सेंटर से डिस्टेंस ली जाएगी। कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फार्मूला Gmm/r²। नेचुरल है, ये सैटेलाइट का मास कट हो गया, एक r कट हो गया, तो v नॉट इज इक्वल टू रूट Gm/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, यह ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला बन गया। आप इस फार्मूले के अंदर स्मॉल r की जगह अगर चाहें तो कैपिटल R प्लस h डाल सकते हैं, तब ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला Gm/r प्लस h हो गया। और हमने अभी बताया था कि Gm की जगह आप Gr² लिख सकते हैं, तो ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूले में आप Gr² डाल दें और r प्लस h डाल दिया। ठीक, स्मॉल r की जगह हमने r प्लस h नोट कर दिया है। अब अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ है तो आपको मालूम है, यहाँ पर नोट करें, लिखें इफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ देन h लेस देन r, तो h को निगलेक्ट कर दें, r ये कैंसिल हो जाएगा और v नॉट इज इक्वल टू बन गया रूट Gr, जिसको कि अभी हमने जब स्केप वेलोसिटी स्केप स्पीड कराया है उसमें आपको ड्राइव कराया है कि जो स्केप स्पीड होती है ve वो कितनी थी? √2Gr। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑर्बिटल स्पीड आपने निकाली है इसमें एजम्पशन है h लेस देन r। जो स्केप स्पीड निकालते हैं उसमें कोई एजम्पशन नहीं, वो एक्यूरेट फार्मूला है।
फिर भी अगर इनका आप कंपैरिजन करते हैं तो एस्केप स्पीड √2 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल है, ठीक। और √GR की वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। जी आपका 9.8 है और वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है, ठीक। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर देना, इसको पहले भी आप लिख चुके हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखना, v = √GR है, तो g की वैल्यू 9.8 और ये 6.4 इंटू 10⁶ डाल दें तो ये आपका नियरली 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है। हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया, ये ऑर्बिटल स्पीड आती है, ठीक, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो नीचे कुछ पॉइंट नोट कर दें, लिखिए ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। इसमें सैटेलाइट का मास कट हो गया, यहां से ये कट हो गया, तो सैटेलाइट का मास इसमें नहीं आता है, ठीक, यानी उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सेकंड पॉइंट नोट करें, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जब रेडियस बढ़ती है ऑर्बिट की तो ये सैटेलाइट की जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पर h जब हाइट बढ़ाएंगे तो ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, इसलिए जो है वो हाइट के साथ इसकी स्पीड जो है वो कम होगी। h लेस देन r के लिए जो आपने 7.9 निकाला है वो वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, यानी अर्थ के पास में जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ऑब्लिक प्लेनेट, इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ या ब्रैकेट में प्लेनेट अराउंड विच द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज टेकिंग प्लेस, अराउंड विच द रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट at an instant is along the tangent to the direction of orbital speed of a satellite at an instant is along the tangent to the orbital path of satellite at that instant। ये ऑर्बिटल पाथ है, इस पर टेंजेंट डालें तो डायरेक्शन मिल जाएगा किसी भी पॉइंट पर। हमने ये एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया है, ठीक। तो अब आप ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला समझ गए हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालें पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जब एक पूरा राउंड लगाएगा तो कितना टाइम पीरियड होगा, यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। लिखिए, इट इज द टाइम टेकिन, इट इज द टाइम टेकिन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, इट इज द टाइम टेकिन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज डेनोटेड बाई टी, कैपिटल टी से लिखते हैं, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में लिखें डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वन रिवोल्यूशन में, 2πr, और ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, v0। इसकी यहां पर वैल्यू पुटअप कर दो, v0 होता है √gm/r। इसको ले जाएं आप रिवर्स में तो ये r/gm बना, इस r को अंदर ले जाएं तो t = 2πr³ आपको ध्यान होगा कैपलर लॉ से t² प्रोपोर्शनल r³, देखिए बन गया यहां से t² प्रोपोर्शनल r³। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, इसे आपको लर्न करना है टाइम पीरियड के फार्मूले को। और जैसा कि अभी तक हम ये सेटिंग करते आए हैं, फ्रिक्वेंसी इसकी अपोजिट हो जाएगी, t = 2π, स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R + h का होल क्यूब और gm की जगह हम gr² लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट डाल देना और gm = gr², इसका फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं न्यूमेरिकल और सभी में, ठीक है।
तो t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h का होल स्क्वायर, आप GR स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी बात, इसी फार्मूले में अगर हम नियर द अर्थ देखें, यानी h लेस देन r, यानी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इस कंडीशन में आप h को यहां से नेग्लेक्ट कर दें तो देखिए t इज इक्वल टू क्या बनता है, t इज इक्वल टू 2 पाई, देखें ध्यान से, h को 0 डाल दें, r क्यूब से r स्क्वायर एक कट हो गया तो r ओवर g। और आपको ध्यान होगा फार्मूला भी इसको लर्न करना, हम अभी एक बार ये फार्मूला और आपको बता चुके हैं। रेडियस जो है इसकी वो 6.4 इंटू 10⁶ है, g की वैल्यू 9.8 है। ठीक, ये टाइम पीरियड 84.6 मिनट आता है या 1.41 आवर आएगा। ठीक, 84.6 मिनट या 1.41 आवर, यानी जो सैटेलाइट नियर द अर्थ मूव कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो इससे दिया जाता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r ओवर g से। ठीक, और ये 84.6 मिनट होता है। फिजिक्स में ये सभी जगह आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां 84.6 मिनट का फिगर आता है। ठीक, और ये फार्मूला भी लर्न रखना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r ओवर g। जैसे अगर सैटेलाइट नियर द अर्थ होगा तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला रूट gr है, ऐसे ही ये फार्मूला टाइम पीरियड का है। ठीक, ये जो फार्मूला आपने निकाला है कौन सा, t इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना r ओवर g। ठीक, इसमें जो g की वैल्यू है वो आपको ध्यान होगी कि gm अपान r स्क्वायर होती है। इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे, ये gm अपान r स्क्वायर, मास को ब्रेक करो, 4/3 पाई r क्यूब रो, तो ये 4/3 पाई g r रो आया, और इस g की वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, g की वैल्यू पुटअप करें, 3 ऊपर होगा, वैसे r कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई g r रो, ओके, r कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई 3 अपान 4 को हम बाहर लेके 2 करके यहाँ 2 कैंसिल कर ले रहे हैं। ठीक है, 4 को बाहर ले लें तो 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो पाई हो गया यहाँ पर, ये पाई भी अंदर ले सकते हैं, अभी देखते हैं, तो पाई जी, आर कैंसिल हो गया, रो आया, इस पाई को भी अंदर ले जाओ तो ये 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 3 पाई अपान जी रो, ये बना टाइम पीरियड का फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला ध्यान रखना, 11th में कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रूव करें कि अगर सैटेलाइट नियर द अर्थ है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला √3 पाई अपान जी रो होगा, रो डेंसिटी है। ठीक, जी आपको मालूम है, और पाई 3.14 ये होता है, ये फार्मूला और ये दोनों सेम है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r ओवर जी। तो पहले फार्मूला पूरा लिखकर इसको लिखें, फिर g की वैल्यू डालें और इससे इसको प्रूव कर दें कि टाइम पीरियड ये होगा। ध्यान रखना, पाई अंदर ले गए हैं, पाई कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक, तो न्यूमरेटर में पाई बचेगा, वो यहाँ पर नोट कर लिया। ये बहुत पूछते हैं, इसको ध्यान रखना जरा, टाइम पीरियड √3 पाई अपान जी रो। ठीक, ये जो फार्मूला हम निकालते हैं टाइम पीरियड से, इससे न्यूमेरिकल में कभी कभी, इसको हम हटा रहे हैं, न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है वो हाइट निकलवा देते हैं। तो आप जरा नोट करें, नेक्स्ट आर्टिकल में लिखें, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला है, अगर आपको टाइम पीरियड सैटेलाइट का मालूम है तो न्यूमेरिकल में उससे कभी कभी जो है वो हाइट निकलवा लेते हैं। तो ये फार्मूला अभी आपने ड्राइव किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई, r हमने कॉमन ले लिया है, ये r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, होल क्यूब है, डिवाइडेड बाई g, यहाँ पर होल क्यूब और डिवाइडेड बाई g। इसमें अगर हम दोनों साइड का
यहाँ पर स्क्वायर कर दे, T इक्वल टू 2/r प्लस एच है, होल क्यूब है, डिवाइडेड बाई जी, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने में क्या होगा, T स्क्वायर 4 स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पर r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी, और इससे r प्लस एच का होल क्यूब अलग कर लो, तो क्या होगा, T स्क्वायर r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, और फिर इसका r प्लस एच इसका क्यूबिक रूट ले लो, T स्क्वायर r स्क्वायर जी अपान 4 स्क्वायर इसका क्यूबिक रूट, और जब h निकालेंगे तो फिर r को उधर माइनस कर लें, यानी h इज इक्वल टू टी स्क्वायर r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर क्यूबिक रूट माइनस r, इससे हम हाइट निकालेंगे। फार्मूला ये लर्न नहीं रखना, ठीक है ना, केवल जो है वो मेथड ध्यान रखें कि अगर हमें टाइम पीरियड का फार्मूला दिया गया है तो उससे हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आपने हेडिंग डाला होगा, एल्टीट्यूड है सैटेलाइट का कि कितनी हाइट पर सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है। इसके बाद आप लिखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो आपको मालूम, सर्कुलर मोशन में mvr है, v जो है वो v0 है, r उसकी रेडियस है, v0 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, रूट gm अपान r। ठीक, तो हम mr को अंदर ले जाते हैं, तो ये यहाँ कैपिटल M है, ध्यान रखना, रूट gm अपान r, तो ये फार्मूला अंदर ये रूट के m स्क्वायर बन जाएगा, ये r स्क्वायर जाएगा तो r से कट होके r रह जाएगा। ठीक है, g और कैपिटल M ये बन गया आपका स्मॉल m का होल स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M और r। ठीक, यानी एंगुलर मोमेंटम फार्मूला तो mvr ही है, उसी फार्मूले को हमने लगा दिया। ठीक, तो ये आपने जो निकाला है ये ऑर्बिटल स्पीड निकाला है और टाइम पीरियड निकाला है। अब आप हेडिंग डालें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, ये बात नेचुरल है, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल सीधे सीधे हाफ mv स्क्वायर होती है। ठीक, हेडिंग डालें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ m यहाँ v0 कर दे रहा है क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड होगी, ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर करिए तो रूट gm बाई r। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया gmm अपान 2r। ठीक, बहुत सिंपल फार्मूला है, gmm अपान 2r। यहाँ पर जो ये है इसे स्मॉल r ले लें क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक होगी। हम स्मॉल r की जगह अगर नियर है तो डाल सकते हैं कैपिटल R, कहीं पर भी अगर नियर द अर्थ पूछें, लेकिन जनरल में स्मॉल r लें आप। तो काइनेटिक एनर्जी बन गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है फार्मूला, माइनस gmm अपान r, ये पोटेंशियल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी E लिख दिया हमने, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल दोनों को प्लस कर दें, तो यहाँ -1 है, यहाँ 1/2 है, तो माइनस के 1/2 बचेंगे, तो gmm अपान 2r ये टोटल एनर्जी है। बहुत ध्यान से देखें, ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल और ये टोटल, हम इसके कुछ रिलेशन बना करते हैं, उनको जरा ध्यान से देखें। टोटल एनर्जी में अगर टोटल एनर्जी को हम E से लिख रहे हैं, ठीक, टोटल एनर्जी E ये है नेगेटिव में, इसको अगर माइनस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देख लो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो, काइनेटिक आ गई। ठीक, और इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल आ जाएगी। पोटेंशियल को हम U से लिख दे रहे हैं, तो U जो पोटेंशियल होगी वो टोटल एनर्जी E, ये है टोटल एनर्जी, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 2E के इक्वल होगी। आगे बात समझ में, और इसका भी रिलेशन बना सकते हैं आप काइनेटिक के साथ भी। अब अगर हम तीनों को कंबाइंड करते हैं तो जरा ऐसा कर रहे हैं, E को यहां से लिखते हैं, E इज इक्वल टू होगा U/2। देख लो, ये पोटेंशियल है, इसे 1/2 करो तो E मिल गया, यानी टोटल एनर्जी, ये U मिल गया।
u तो ये गिवन है, ठीक, इसका हाफ कर दो तो ये निकल आएगा, और ये u/2 हुआ और माइनस को इधर लिए जाओ तो जो इसे लिख सकते हैं माइनस के, ई माइनस को इधर सेट कर दो तो ई माइनस के इक्वल है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव कर दो तो टोटल आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आप जरूर लर्न रखें या फार्मूले लर्न कर लें, वहां सेट कर लें। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं रिलेशन, ठीक। तो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, जो टोटल एनर्जी आ रही है, पहले तो इसका ग्राफ देख लें। देखिए सभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हैं, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, यहाँ पर एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं, ये काइनेटिक का है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, पोटेंशियल का ग्राफ और ये टोटल का, ये इसका हाफ हो जाता है -1/2, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर इन दोनों को सम करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू कम आती है, तो हम यहाँ पर दूसरा ये ले रहे हैं। अब आप टोटल एनर्जी यहाँ पर देखें, जो टोटल एनर्जी आपकी आ रही है वो भी नेगेटिव में आ रही है, ये टोटल एनर्जी रेड कलर से हमने यहाँ लिख दे रहे टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक और ये टोटल एनर्जी, ठीक। सभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसमें ये जो ग्राफ हमने वाई एक्सिस पर लिया है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और ई भी है, ई हमने लिख दिया टोटल एनर्जी। तो ग्राफ आप जरूर बनाएं, ठीक। तो यहां ध्यान दें, जो टोटल एनर्जी आपने निकाली है वो टोटल एनर्जी निगेटिव है, ठीक। जब एनर्जी निगेटिव आती है किसी सिस्टम की, तो फिजिक्स में वो सिस्टम, ध्यान रखें, वो बाउंड होता है। बाउंड मतलब अपने ऑर्बिट्स में फिक्स है, वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक। अगर हम उसने ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और वो इसके वहां से चला जाएगा, इसलिए उसकी पॉजिटिव एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यहां पर नोट करें ठीक से, लिखिए टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, हेंस सिस्टम इज क्लोज्ड, ब्रैकेट में लिखा है बाउंड, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, हेंस सिस्टम इज क्लोज्ड, ब्रैकेट में लिखा है बाउंड। लिखिए नेगेटिव एनर्जी मीन्स सैटेलाइट वुड नॉट लीव द ऑर्बिट, नेगेटिव एनर्जी मीन्स सैटेलाइट वुड नॉट leave its orbit, that is it will go on revolving in a closed orbit, it will go on revolving in a closed orbit, यानी closed orbit में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक। अब नीचे हेडिंग डालें बाइंडिंग एनर्जी, देखिए बाइंडिंग एनर्जी, लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट सो दैट इट मे लीव द ऑर्बिट, energy required by the satellite so that it may leave the orbit and escape to infinity is called binding energy. Energy required by the satellite so that it may leave the orbit and escape to infinity is called binding energy. तो टोटल एनर्जी कितनी थी? -gmm/2r थी, उसी को प्लस में दे दो तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला बन जाता है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस gmm/2r, यानी टोटल एनर्जी नेगेटिव में थी, उसका पॉजिटिव दे दो तो बाइंडिंग एनर्जी बन गई, यानी कि जो बॉडी है वो एस्केप आउट कर जाएगी, ठीक। तो स्टूडेंट हमने आज को बहुत सारे वर्क कराए हैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ठीक, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक, ऑर्बिटल स्पीड और उसका टाइम पीरियड, ये सभी आपके बोर्ड के सिलेबस में हैं, और साथ में इनकी हमने एनर्जी भी करा दी, इसका ग्राफ भी करा दिया। ग्राफ इनवर्सली का था इसलिए ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है इसलिए ऊपर बना है, ये दोनों नेगेटिव हैं, और ये टोटल का है रेड कलर से, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो ये ऊपर आएगी वैल्यू इसकी, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक, ओके।